की टाइमिंग आज तुम्हारी थोड़ी बढ़वा दी है। वैसे तुम्हारी 2 क्लास होती है ना, तो आज की क्लास को अपन 2:30 बजे तक ले चलेंगे, जिससे क्या होगा, ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ओके। उसके बाद फिर तुम्हारी क्लास जो रहेंगी वो मंडे से रहेंगी, सैटरडे संडे ऑफ मिलेगा। प्रॉपर अच्छे से रिवीजन कर लेना क्लासेस का। कनेक्ट नहीं हो रहा है? गुड आफ्टरनून। हो रहा है भाई, कनेक्ट हो रहा है। फटाफट आ जाओ, क्लास आपकी शुरू कर दें। और बताओ भाई, कैसा चल रही है? सब बढ़िया चल रही है ना? ठीक है। कल लास्ट में बस हमने इतना समझा था कि क्वाड्रिलेटरल जो होता है उसमें एंगल बाइसेक्टर की क्या प्रॉपर्टी रहती है, या क्या एंगल बाइसेक्टर से हम एंगल कैसे फाइंड कर सकते हैं। अगर उसके दो एंगल के एंगल बाइसेक्टर किसी पॉइंट पर मीट करें तो वहां पर कौन सा एंगल बनेगा, बाकी के बचे हुए दोनों एंगल के सम का आधा। ये हमने देखा था। अब है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज को पढ़ना, वो आप अच्छे से देखिएगा। हम यहां पर क्वाड्रिलेटरल में एंगल्स की प्रॉपर्टी को देखना चाह रहे हैं। सबसे पहले मैं बोलता हूं भाई, स्क्वायर जो होता है, वर्ग, रेक्टेंगल, आयत, यहां पे बस थोड़ा सा प्रॉपर्टी समझ लो, फिर तुम सवाल को तो उड़ा दोगे। रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस और पैरेललोग्राम। अगर हिंदी में बोलें, क्या बोलते हैं भाई इनको? वर्ग, आयत, समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज। समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज। ठीक है भाई। चलो, अगर इसके फिगर बना दें, अगर हम इसके फिगर बना देते हैं, हमने भाई इसका फिगर बना दिया, ये रहा स्क्वायर, ये रहा आपका रेक्टेंगल, ये रहा आपका रोम्बस। ठीक है। और ये रहा आपका पैरेललोग्राम। ठीक है भाई, डन है। देखो, यहां पे अगर मैं इसके नामकरण कर दूं तो ये सभी के सभी क्या होते हैं? 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। सभी के सभी 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। दो पैरेलल लाइन के एडजेसेंट एंगल का सम, अगर मैं जैसे यहां ये लिख दूं, इनका नामकरण कर दिया जाए ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, अच्छे से प्रॉपर्टी पढ़ लो भाई, ए बी सी और डी। ठीक। तो यहां पर एक कॉमन चीज क्या हो गई? कॉमन चीज ये हो गई कि सर ये वाली लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, दोनों पैरेलल, सब पे लागू है। इसका मतलब किसी भी दो एंगल का सम, जैसे ये दोनों पैरेलल लाइन है तो इन दोनों का सम, जैसे मैं बोल सकता हूं एंगल ए प्लस बी बराबर एंगल बी प्लस सी बराबर एंगल सी प्लस डी और बराबर एंगल डी प्लस ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये सभी पे लागू होगा, चारों फिगर पे, चाहे फिगर ये हो, चाहे फिगर ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, सभी पे लागू होगा। अगर हम रेक्टेंगल की बात करें तो देखो, इनके चारों एंगल बराबर होते हैं, स्क्वायर और रेक्टेंगल के, क्योंकि इनका टोटल सम 360 डिग्री होता है, तो इसका मतलब 90 डिग्री, 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 90, समझ रहे हो? अब यहां पे देख पा रहे हो ये एंगल? ओके। तो ये तो क्या हो गया? ये तो सभी पे लागू हो गया, क्योंकि सभी के सभी पैरेललोग्राम है। ये साइड पैरेलल, ये साइड पैरेलल, बन गया पैरेललोग्राम। ये भी पैरेलल हो, ये भी पैरेलल हो, ये भी पैरेलल हो, मतलब ये सारे के सारे पैरेललोग्राम है। आप कह सकते हो चाहे वो स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, रोम्बस हो, ये सभी पैरेललोग्राम होते हैं। बात समझना गौर से, अच्छे से। ठीक। अब पैरेललोग्राम की एक और प्रॉपर्टी ये है कि आमने सामने वाले एंगल भी बराबर होते हैं, चाहे आप यहां देखो, ए बराबर सी के, बी बराबर डी के, ए बराबर सी के, बी बराबर डी के, ए बराबर सी, बी बराबर डी। तो आप कह सकते हो ए बराबर एंगल सी और एंगल बी बराबर एंगल डी, अपोजिट एंगल इक्वल, अपोजिट एंगल होंगे इक्वल। थोड़ा सा समझ लो इसको, प्रॉपर्टीज को। अपोजिट एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। अभी हमने क्या बोला? सम ऑफ एडजेसेंट एंगल। यहां पे एडजेसेंट एंगल का सम ए प्लस बी 180, बी प्लस सी 180, सी प्लस डी 180, ये प्लस सी 180। चाहे आप इसमें देखो, चाहे आप इसमें देखो, चाहे आप इसमें देखो, ये मैंने लिख दिया कॉमन। ए बराबर सी के, बी बराबर डी के, ए बराबर सी के, बी बराबर डी के। यहां तक ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं है? बताओ भाई, कोई दिक्कत, परेशानी, आफत, मुसीबत? अब बढ़ते हैं आगे, थोड़ा गौर से समझते हैं। रोम्बस की एक प्रॉपर्टी ये होती है कि इसकी जो डायगोनल है, इसकी दोनों डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती हैं या बाइसेक्ट करती हैं। बाइसेक्ट का मतलब हो गया बराबर हिस्सों में तोड़ देना, बराबर हिस्सों में तोड़ देना। और इसकी जो डायगोनल है वो इसके एंगल बाइसेक्टर होती हैं, एंगल बाइसेक्टर होती हैं। बस यही पढ़ना था। अब रोम्बस की जो प्रॉपर्टी है वही सेम चीज यहां भी लागू होगी स्क्वायर पे। ये भी क्या बनाएंगे? 90 डिग्री, और ये भी एंगल बाइसेक्टर होगा। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होगा, ये ना तो 90 डिग्री बनाएंगे, बाइसेक्ट तो कर रही है, ये भी बाइसेक्ट कर रही है, ये भी बाइसेक्ट कर रही है। ये देखोगे तो इन्हें भी बाइसेक्ट, ये भी बाइसेक्ट करेगी, लेकिन एंगल 90 डिग्री नहीं बनाएगी। और ये जो एंगल होगा उसको ये
एंगल बाइसेक्टर नहीं होगी, मतलब डायगोनल एंगल बाइसेक्टर नहीं होगी। डायगोनल एंगल बाइसेक्टर केवल दो ही केस में होती है, और वो रोम्बस और स्क्वायर के केस में होती है। रोम्बस और स्क्वायर के केस में होती है और किसी में नहीं होती। ठीक है भाई, डन है? हाँ या ना, यस और नो? क्या ये पॉइंट समझ आ गया? ठीक है, अब लिखो भाई ट्रपेजियम। ट्रपेजियम ये रहा भाई आपका ट्रपेजियम। अगर मैं इसका नामकरण कर दूं ए बी सी और डी, तो यहां पर जो अपोजिट एंगल होंगे उनका सम 180 डिग्री होता है। इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको क्या बोलते हैं? समलंब चतुर्भुज। याद रख लेना भाई थोड़ा सा, एंगल बाइसेक्टर मीन जो एंगल को दो भागों में बराबर तोड़ दे। एक और चीज यहां पे समझनी है, क्योंकि दो पैरेलल लाइन है ट्रपेजियम के अंदर, ए बी पैरेलल होगी किसके? सीडी के। ट्रपेजियम के अंदर ए बी पैरेलल होगी सीडी के। अगर ए बी और सीडी ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हैं, इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी, दो पैरेलल लाइन के एडजेसेंट एंगल का सम बी प्लस डी बराबर एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ट्रपेजियम में याद रखना, ये अपोजिट एंगल का सम 180 होता है ट्रपेजियम में। एंगल ए प्लस एंगल डी 180 के बराबर, एंगल बी प्लस एंगल सी 180 के बराबर। ठीक है, ये हो गया ट्रपेजियम। अब बात करते हैं अपन किसकी? काइट की, जिसको हिंदी में कहते हैं पतंग। ठीक है भाई, अच्छे से पढ़ लो, एंगल पढ़ रहे हैं अपन मेरे मित्र, मेरे दोस्त। ये हो गया काइट। ये वाली लाइन इसके बराबर होगी और ये लाइन इसके बराबर होगी। ये रहे एंगल इसके, मैंने नामकरण कर दिया ए बी सी और डी। यहां पे एंगल बी बराबर एंगल डी के। ठीक है, बट एंगल ए और एंगल सी आपस में बराबर नहीं होंगे। क्लियर है भाई? अगर ये प्रॉपर्टी समझ में आ रही है तो फिर अब मैं सवाल लिखाऊंगा। लिखो प्रश्न। पहला प्रश्न अच्छे से समझ लिया, ये एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? बताओ यार, कोई बताओ इनको, बताओ ऐसे कैसे चल पाएगा? चलिए एक सवाल लिखते हैं, बढ़िया सवाल है। ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच, जिसमें ए सी एंड बी डी, ए सी एंड बी डी बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। हाँ, एक चीज और मैं आपको पिछले इसमें बता देता, ये यहां पर अगर मैं बात करूं इसकी, ये भी 90 डिग्री पे एक दूसरे को कट करती है। आ रही है बात समझ में? ये भी 90 डिग्री पे एक दूसरे को कट करेंगी। डन है भाई? बाइसेक्ट एट राइट एंगल, देन द क्वाड्रिलेटरल इज। ये चार ऑप्शन है आपके। सवाल है ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें ए सी और बी डी परस्पर समकोण पर सम द्विभाजित करते हैं। तब चतुर्भुज ए बी सी डी। चार ऑप्शन। पहला रेक्टेंगल, क्या ये रेक्टेंगल है? दूसरा, क्या ये ट्रपेजियम है? तीसरा, क्या ये काइट है? और चौथा, क्या ये रोम्बस है? बताओ आप में से कितने बच्चे सवाल का उत्तर बताएंगे? जल्दी जल्दी फटाफट, क्या होगा इस सवाल का उत्तर? अभी हमने देखा बाइसेक्ट करना, बाइसेक्ट का मतलब होता है बराबर हिस्से में। आंसर क्या है? राइट एंगल बराबर हिस्सा, रोम्बस। क्योंकि रोम्बस के अंदर, ये रहा रोम्बस, मैं अगर ये लो मैं रोम्बस बना दूं, बना दिया, ये है रोम्बस, या इसको सीधा ऐसे बना लो, कंफ्यूजन है तो ये रहा रोम्बस। रोम्बस हमेशा एक दूसरे को, इसकी जो डायगोनल होंगी ए बी सी और डी, ए सी और बी डी एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगी राइट एंगल पे। काइट में क्या होता है? काइट में ये दो भुजाएं तो बराबर है। जैसे मैं काइट को बोलूं, ये है काइट, काइट में कंफ्यूजन होता है बच्चों को, ए बी, अब देखो सी और डी। मुझे ये पता चल रहा है काइट में ये साइड इसके बराबर है, मतलब ए बी बराबर ए डी के, और ये साइड इसके बराबर है, मतलब बी सी बराबर सी डी के। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं?
अगर हम इसे बाइसेक्ट करेंगे, जैसे ए सी, ये देखो हमने अगर ड्रॉ किया, हमने क्या, ये रहा देखो ए सी और ये रहा बी डी, ये 90 डिग्री पे तो कट कर रहे हैं, लेकिन क्या ये एक दूसरे को प्रॉपर बाइसेक्ट कर रहे हैं? आप बोलोगे सर ये छोटा है और ये लाइन बड़ी दिख रही है, ये तो देखो बाइसेक्ट हो गए, लेकिन ये वाली बाइसेक्ट नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है? इसलिए आंसर क्या होगा? रोम्बस। 2 बजे क्लास का टाइम एक्सटेंड करा दिया है आज, है ना? आज 2 बजे की क्लास का टाइम एक्सटेंड है, मुझे कुछ काम है तो मैं 2:30 बजे तक क्लास लूंगा आज, तो आधा घंटा आपका टाइम बढ़ा दिया है क्लास का। लिखिए एक और सवाल। इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ए बी बराबर ए डी एंड डी सी बराबर बी सी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? निम्न में से कौन सा सत्य है? लो, ए बी सी डी एक चतुर्भुज में ए बी बराबर ए डी और बी सी बराबर बी सी है, तो निम्न में से कौन सा सत्य है? 4 ऑप्शन देते हैं मित्र आपको। ऑप्शन नंबर ए, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब होता है बराबर हिस्सों में काटना। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तीसरा ऑप्शन, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बहुत बढ़िया सवाल है ये। और चौथा ऑप्शन है, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड इक्वल। इक्वल भी होंगे, परपेंडिकुलर भी होंगे, है ना? 4 ऑप्शन है आपके। पहला, विकर्ण परस्पर समद्वि भाजक हैं। दूसरा ऑप्शन है, विकर्ण परस्पर, आपके सीटेट का सवाल है, समकोण पर समद्वि भाजक हैं। तीसरा ऑप्शन, विकर्ण परस्पर लंबवत हैं। और चौथा ऑप्शन, विकर्ण परस्पर लंबवत और बराबर है। क्या होगा सवाल का उत्तर? बताओ, खोपड़ी फट जाएगी। आपके एग्जाम का प्रश्न, देखिए हर बच्चा कर लेगा इस सवाल को। आप लोग इतने तो तेज हो, और तेज क्या, आप तो बहुत ही ज्यादा तेज हो गए हो। आपसे कहा गया एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, इसमें ए बी बराबर, मैंने बना दिया क्वाड्रिलेटरल, कुछ भी बना दूं, ए बी ए डी के बराबर है। ये देखो, ए बी सी, बी सी डी सी के बराबर है। ये हो गया सी बी सी, ये हो गया डी। ये दोनों आपस में बराबर, ये दोनों आपस में बराबर। ये तो भाई काइट हो गया, काइट के एक दूसरे पे 90 डिग्री बनाते हैं। डन है? ये वाला आपस में बराबर नहीं कटेगा, ये तो कट जाएगा क्योंकि देखो ये तो बराबर है, लेकिन ये नहीं है, ये वाला हिस्सा लंबा होता है। डन है? तो बस डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, डायगोनल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, बस यही है। डायगोनल्स परपेंडिकुलर होंगे, बाइसेक्ट नहीं करेंगे। काइट के अंदर डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, बस याद रखो, डायगोनल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, बाइसेक्ट नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। बाइसेक्ट, अरे बाइसेक्ट का मतलब होता है ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर होना चाहिए, नहीं है भाई, ये हिस्सा बराबर नहीं होगा। ठीक है, डायगोनल 2 बराबर भागों में नहीं कटेगा, तो बाइसेक्ट नहीं हो सकता। ये किस में कंडीशन है? आप बोलोगे सर ये कंडीशन है रोम्बस में और स्क्वायर में। ये कंडीशन किस में है? आप बोलोगे सर रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम। ये किस में है? आप बोलोगे सर काइट में। ठीक है, डन है? बी को समझाएं। बाइसेक्ट का मतलब होता है डायगोनल बराबर हिस्सों में कट जाए, यहां पे ऐसा नहीं होगा, यहां पे सिर्फ परपेंडिकुलर होगा। बड़े, तो इस तरह के प्रॉपर्टीज पे सवाल आते हैं। बच्चे ने डायगोनल पूछ रहा है कि डायगोनल क्या होता है? वही होता है बेटा जो तुझे आता नहीं है। कहां से आया बेटा, कहां से आया तू? जंगल से आया क्या अभी निकल के? विकर्ण इन अ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, एक पैरेललोग्राम है जिसमें एंगल पी बराबर दे रखा है 7x - 6 डिग्री एंड एंगल आर दे रखा है 5x + 18 डिग्री। देन द एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर।
बताओ भाई, एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर, किसी समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस में एंगल P बराबर 7x माइनस 6 डिग्री और एंगल R बराबर 5x प्लस 18 डिग्री है, तब समांतर चतुर्भुज के कोण क्या हैं? तब समांतर चतुर्भुज के कोण क्या हैं? चतुर्भुज के कोण क्या हैं? ऑप्शन लो। पहला ऑप्शन, ऑप्शन नहीं है तो बता दो यार, ऑप्शन की जरूरत नहीं है। बोलिए। देखिएगा इस प्रश्न को, इन अ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम है पी क्यू आर एस, ये लो, ये है एक पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, ठीक है भाई। पैरेललोग्राम में क्या होता है, एंगल P और एंगल R आपस में बराबर होते हैं। पैरेललोग्राम में प्रॉपर्टी है, पैरेललोग्राम के अंदर स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस तीनों आते हैं। आप बोलोगे सर एंगल P प्लस एंगल Q या एंगल Q प्लस एंगल R, एंगल R प्लस एंगल S या एंगल S प्लस एंगल P, ये सभी के सभी 180 डिग्री के बराबर होंगे, ठीक है। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, ठीक है। एक तो ये होगी प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, मतलब एंगल P बराबर होगा एंगल R के और एंगल Q बराबर होगा एंगल S के। ये दो ही प्रॉपर्टी हैं जो बस खेल कर देंगे, दूसरा इसकी डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं। खत्म करो। एंगल P की वैल्यू सवाल में दी है 7x माइनस 6, 7x माइनस 6 डिग्री है, बराबर 5x प्लस 18। भाई इधर जाके ये जुड़ गया, ये इसमें से चला गया, तो 2x इज इक्वल टू कितना हो गया बताओ? 24, x की वैल्यू आ गई 12, तो एंगल P कितना हो गया? आप बोलोगे 7x, 12 सत्ते 84, 84 में से ये गया तो कितना आ गया? 78 डिग्री, या मैं लिख देता हूँ यार, 7x माइनस 6 डिग्री, 7x की वैल्यू 12 यहाँ पुट कर दो, 12 सत्ते 84 में से 6 गए, निकल के कितना आ गया बताओ? 78 डिग्री। एंगल R निकाला तो वो था 5x प्लस 18, तो बस भाई 12 पंजे 60, 60 प्लस ये भी कितना आ रहा है? 78, बताओ, ठीक है, डन है। इन दोनों का सम 180 होगा, अगर ये 78 है तो ये कितना होगा भाई बोलो? अगर ये 78 है तो ये हो गया 102 डिग्री, ये सामने वाला 78 और ये हो गया 102 डिग्री, बस भाई डन है। इसके चारों एंगल हमने बता दिया, आगे बढ़ते हैं। अगर ये बात आपको क्लियर हो रही है, अगर ये बात आपकी खोपड़ी में घुस रही है, तो बस फिर तो कमाल हो जाएगा, फिर तो हमें लगेगा कि हाँ भाई हमने कुछ किया है। ये लो भाई, बढ़िया सवाल है। जनवरी 2024, अभी तुम्हारा जो आखिरी सीटेट हुआ है उसका सवाल है, लो लिखना। BD is BD is the diagonal of parallelogram ABCD such that angle CBD is equal to 12x, comma angle ABD is equal to 7y, comma angle ADB is equal to 60 degree and angle CDB is equal to 28 degree, then the value of 2x plus 3y is। करिए भाई, आपके पिछले सीटेट का प्रश्न है, 4 ऑप्शन है इसके। पहला ऑप्शन 20 डिग्री, दूसरा ऑप्शन 21 डिग्री, तीसरा ऑप्शन 22 डिग्री, चौथा ऑप्शन 23 डिग्री। ये 4 ऑप्शन थे। अभी तुम्हारा पिछला जो सीटेट हुआ है उसका सवाल है ये, किसी समांतर चतुर्भुज, किसी समांतर चतुर्भुज ABCD में का विकर्ण, सॉरी का विकर्ण BD इस प्रकार है कि एंगल CBD is equal to 2x, एंगल ABD is equal to 7y, एंगल ADB
60 डिग्री और एंगल सी डी बी इज इक्वल टू 28 डिग्री है, तब 2x प्लस 3y का मान है। करें, बताओ क्या होगा सवाल का उत्तर। खत्म करो, तहस नहस कर दो, सवाल के नाम पे कलंक है। देखो फिगर विगर आपको आते नहीं है, ए बी सी और डी। अब यहां पे क्या है बी डी एक डायगोनल है, ये बी डी एक डायगोनल बना ली। एंगल सी बी डी 12x है कि 2x है, ये 12x है कि 2x है, बस ये चेक कर ले। 12x है भाई, कितना है भाई CBD, CBD, तो ये वाला एंगल हो गया 12x, 12x ठीक है भाई। हाँ, एंगल कितना है भाई CBD, CBD, तो ये वाला एंगल हो गया 12x। ABD, ABD, और ये एंगल हो गया 7x, 7y। फिर आपको बोला गया ADB, ADB, ये एंगल हो गया 60 डिग्री, और CDB, ये एंगल हो गया 28 डिग्री। क्या है ये बताओ, क्या करें इस सवाल का, क्या करें, ऐसा क्या करें कि लगे कि हाँ हो पा रहा है, हो जाएगा। दोनों का सम ऐड कर दो तो ये 88 हो गया। आप बोल सकते हो 12x प्लस 7y, ये पूरा एंगल इस एंगल के बराबर है 88 डिग्री। ठीक है, अगर ये 88 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा बताओ, ये एंगल कितना होगा। 8 और 2 10 की 0, हासिल आई 1, 9 9 18, 92 डिग्री। नाइन्टी टू डिग्री। अब देखो ट्राइंगल भी तो बन रहा है, अगर हम ट्राइंगल देख पा रहे हैं तो एक तो ये बन गया ट्राइंगल। क्या करें यार इस सवाल में, ये तो हो जाएगा यार प्रश्न, अब तो कर ही लोगे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है भाई। 28 डिग्री और 12x इज इक्वल टू 60 डिग्री। x आ गया 5, y आ गया 4, 2x प्लस 3y, 22 डिग्री सवाल का उत्तर है। ठीक है, आंसर क्या आ गया 22 डिग्री। ओके, बड़े आगे एक और सब प्रश्न लिखो फिर। BD is a diagonal of a rhombus ABCD if angle ADB is equal to 50 degree, then the measure of angle DCB is। चलो भाई करें प्रश्न को। प्रश्न है किसी सम चतुर्भुज, किसी सम चतुर्भुज ABCD में BD एक विकर्ण है, ABCD में BD एक विकर्ण है, यदि एंगल ADB बराबर 50 डिग्री है तो DCB का माप क्या है। तो इसमें बनाएंगे तो DCB का मान क्या है। ठीक है, बताओ। देखो भाई इस प्रश्न को, अब इस सवाल को आप देखोगे तो यहां पे एक आपको रोम्बस नजर आ रहा है, और रोम्बस आपको दे रखा है ABCD, ABC और D। रोम्बस में कहा गया है कि जो BD है वो एक इसका विकर्ण है, ये रहा इसका एक विकर्ण BD। अरे भाई पहुंच क्यों नहीं रहे सही ठिकाने पे, मेरा पेन टेढ़ा क्यों जा रहा है भाई। अब ठीक है, BD एक विकर्ण है, यदि ADB ये वाला एंगल 50 डिग्री है तो आपसे पूछा गया है DCB, D ये एंगल बताओ कितना होगा। आप मुझे एक बात बताओ, आपको पता है जो डायगोनल है वो एंगल बाइसेक्टर होता है, अगर ये 50 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 50 डिग्री, और अगर ये 100 डिग्री है तो ये कितना होगा 80 डिग्री। तो एंगल DCB इज इक्वल टू 80 डिग्री। खत्म हो गया सवाल। ठीक है, सिंपल है, आसान है। तो रोम्बस और पैरेललोग्राम पे एंगल वाले सवाल आ सकते हैं, पूछे भी जा सकते हैं, उसको कृपया करके देख लीजिएगा। लिखो भाई, एक सवाल लिखो, ये तुम्हारा अगस्त 2023 में पूछा गया प्रश्न है। इस प्रश्न को देखना,
ABCD is a rhombus. ABCD is a rhombus in which, जिसमें एंगल ADB is equal to 25 डिग्री है, then the value of, ये एंगल दे रखा है BAD माइनस एंगल ABC is, करें भाई। अगस्त 2023 का प्रश्न है, 4 ऑप्शन अभी देते हैं आपको। ABCD एक सम चतुर्भुज है, ABCD एक सम चतुर्भुज है जिसमें एंगल ADB बराबर 25 डिग्री है, तब दो एंगल BAD माइनस एंगल ABC का मान क्या है? करें। ऑप्शन देते हैं आपको। पहला 230 डिग्री, दूसरा 240 डिग्री, तीसरा 210 डिग्री और चौथा 260 डिग्री। डन है? बताइए क्या होगा, कितना आंसर आएगा? 80 कैसे आया? अरे भाई एडजेसेंट एंगल का सम पैरेललोग्राम में, ये दो पैरेलल लाइन है तो इनमें एडजेसेंट, अगर ये 100 है तो ये 80 होगा ना, क्योंकि दोनों का सम 180 होना चाहिए। करो भाई इस सवाल को, कतई सिंपल सा प्रश्न है, कुछ भी नहीं है इस प्रश्न में। अब बढ़ जाएंगे इसके बाद आगे। रोम्बस है एक ABCD, बनाने की जरूरत भी नहीं है, बनाना चाहो बना लो। ये रहा एक रोम्बस ABC और D। इस रोम्बस में जो ADB है, वही सवाल रिपीट हो गया। ADB 25 डिग्री है तो BAD कितना, और ये 25 है तो ये भी 25 हो गया, 25 25 50 तो ये हो गया 130 डिग्री, ये भी हो गया 130 डिग्री और ये भी हो गया पूरा 50 डिग्री। तो भाई एंगल, यहाँ पे एंगल A रखना है तो 2 इंटू 130 डिग्री माइनस एंगल B कितना होगा 50 डिग्री। बस भाई 260 में से 50 डिग्री माइनस कर दो, आंसर आ गया 210 डिग्री। यही सवाल का उत्तर है। तो रोम्बस, पैरेललोग्राम और इनकी एंगल्स की प्रॉपर्टी, स्क्वायर, रेक्टेंगल, काई, ट्रेपेजियम, जरा अच्छे से पढ़ लेना, इन पे सवाल आ जाता है। क्योंकि हम एंगल्स की बात कर रहे हैं, एंगल्स को पढ़ रहे हैं, तो अब बढ़ते हैं अपन आगे और अब हम एंगल्स किस में देखते हैं? पॉलीगन में। तो लिखिए भाई पॉलीगन, जिसको हिंदी में कहते हैं बहुभुज। ठीक है, बहुभुज कहते हैं। अब यहां भी हमारे कुछ फॉर्मूला हैं जो हमें याद करने पड़ेंगे, तो सिंपल से बस फॉर्मूला आप डायरेक्ट लिखिए। सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल n-2 इंटू 180 डिग्री। दूसरा, अगर मैं आपसे बोलूं प्रत्येक इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल, तो हो जाएगा n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन। तीसरा, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री। और चौथा, ईच एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोण प्रत्येक 360 डिग्री अपॉन n। पांचवा, सम ऑफ ईच इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का सम करोगे तो वो कितना आएगा 180 डिग्री। ठीक है। और छठा इसका फॉर्मूला होता है, वो होता है नंबर ऑफ डायगोनल, n इंटू n-2 अपॉन 3। क्या होता है इसका फॉर्मूला डायगोनल का? n-3 अपॉन 2, ये होता है। लिखो n इंटू n-3 अपॉन 2। अब सही है, ये फॉर्मूले याद रख लेना। ठीक है, अच्छे से याद रख लो इन फॉर्मूले को। पॉलीगन के ऊपर सवाल आ जाता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो आप इसको देख लेना। एक आध सवाल लिखूंगा, उसके बाद अपन इसको उड़ा देंगे, खत्म कर देंगे। रिपीट नहीं हुआ, कई सालों से पॉलीगन पे सवाल आया नहीं है। लिखिए। हाँ बस एक चीज और लिख लो, बस यहाँ पे बच्चे ने हमसे पूछा नहीं कि एन क्या होता है। नंबर ऑफ साइड्स, भुजाओं की संख्या, एन होता है नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, इसको हिंदी में लिखने की जरूरत तो नहीं है, कर लोगे ना? ठीक है, लिखिए द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर polygon, the sum of interior angle of a regular polygon
इज 1080 डिग्री। ठीक है भाई, आपसे पूछा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n+4/2। लिखो भाई, n भुजाओं वाले एक समबहुभुज के सभी आंतरिक या अंतः कोणों का योग 1080 डिग्री है, तो n+4/2 का मान क्या होगा? हाँ बेटा, रेगुलर पॉलीगन का फॉर्मूला है, n+4/2 का मान क्या है? देखिए, आपको अगर प्रश्न आएगा भी ना पॉलीगन के ऊपर, अगर आपको प्रश्न आएगा तो इस बात को आप समझ लेना, पॉलीगन पे अगर आपको प्रश्न आता है तो बहुत सिंपल होगा, सीधे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिए और आंसर निकालिए। पॉलीगन ऐसा कभी आएगा ही नहीं कि आपको ऐसा लगे कि पता नहीं क्या पूछा जा रहा है, पता नहीं हमसे क्या ऐसा पूछ लिया जाएगा, फलाना ढिमकाना, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बड़ा ही सिंपल सा होगा, सीधे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो। अब आपके सामने फॉर्मूला ये है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला हो गया n-2 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू 1080, यही तो दे रखा है। अगर आपने इसको इससे कट कर दिया तो कितना आ गया भाई? आप बोलोगे सर ये 6 बार चला जाएगा, n-2 इज इक्वल टू 6 और n इज इक्वल टू आ गया 8, नंबर ऑफ साइड निकल के आ गया 8। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नंबर ऑफ साइड निकल के आ गया 8 तो हमें वैल्यू निकालनी है n+4/2, मतलब 8+4/2, 12/2, आंसर आ गया 6। यही सवाल का उत्तर है। बड़ा ही सिंपल सवाल था, कुछ भी नहीं है प्रश्न में, है ना? प्रश्न बेहद आसान है। अगला प्रश्न लिखिए, कर लोगे, कर पाओगे, हो जाएगा। द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन exceeds its exterior angle by 108 degree. The number of sides of a polygon is, the number of sides of a polygon is। प्रश्न यह है, किसी समबहुभुज का अंतः कोण या आंतरिक कोण, किसी समबहुभुज का अंतः कोण उसके बाह्य कोण से, उसके 108 डिग्री बड़ा है, उसके बाह्य कोण से 108 डिग्री बड़ा है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या है? तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या है? बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या है? ऐसे ही आएगा। देखो, चांस तो बहुत कम है कि पॉलीगन पे अब सवाल आए। पहले आया करता था, 2016 का पेपर उठा के देखोगे ना, 2015 सीटेट, 2016 सीटेट, वहां पे पॉलीगन के सवाल आए थे। पॉलीगन के सवाल उसमें भी आए थे, जो ऑनलाइन पेपर हुआ था ना, तब भी आए थे। करो, आप में से कितना बालक इसको करेगा, देखें देखें। बताओ, खत्म, टाटा गया, गुड बाय। इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल से कितना बड़ा है? 108 डिग्री। अभी मैंने बताया इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। और वहीं कहा गया कि जो इंटीरियर एंगल है वो एक्सटीरियर एंगल से बड़ा है, कितना? 108 डिग्री। भाई क्या दिक्कत आ रही है तुमको? तुम्हें पता है प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल कितना होता है? 360 डिग्री बटे n। मुझे निकालना है नंबर ऑफ साइड, तो नंबर ऑफ साइड निकालने के लिए मैं 360 डिग्री में प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल का डिवाइड कर दूंगा। ये मेरे लिए कितना आसान है। अगर मुझे एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो माइनस प्लस माइनस कर दिया, तो भाई इंटीरियर से इंटीरियर घटा, एक्सटीरियर जुड़ गया, 2 एक्सटीरियर एंगल बराबर 72, और एक्सटीरियर एंगल बराबर कितना हो गया भाई? 36 डिग्री। अगर ये 36 डिग्री आ रहा है एक्सटीरियर एंगल, तो नंबर ऑफ साइड कितनी निकल के आ गई? 10। सवाल का उत्तर क्या है? 10। बस, बताओ, है ना? ठीक है भाई, एक आध सवाल और लिखा दें, एक हाथ सवाल और लिखाएं पॉलीगन का, लिख लो फिर। इफ द exterior angle of a polygon is 45 degree, then the
नंबर ऑफ इट्स डायगोनल इज, बताओ नंबर ऑफ इट्स डायगोनल इज। खत्म हो गया टॉपिक, टॉपिक में कुछ है ही नहीं। यदि एक बहुभुज या रेगुलर लिखा होता, बहुभुज के, बहुभुज का बाह्य कोण, बहुभुज का बाह्य कोण 45 डिग्री है, तो उसके विकर्णों की संख्या क्या है। लो भाई, अभी हमने बताया आपको, अगर मुझे एक्सटीरियर एंगल का क्या है फॉर्मूला, 360 डिग्री उसका सम हुआ नंबर ऑफ साइड से भाग दे दो, और अगर मुझे एन की वैल्यू निकालनी है तो 360 डिग्री में प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल का भाग दे दो। आप बोलोगे सर 360 बटे 45, 15 से काटा, 15 तिया 45, 15 दूनी 30, 15 चौक 60, 24, 3 से का 3 अट्ठे 24, एन इज इक्वल टू 8 आ गया। और डायगोनल का फॉर्मूला क्या है विकर्ण का, आप बोलोगे सर एन, एन माइनस 3/2, 8 वैल्यू पुट कर दो, 8, 8 में से 3 गए बटे 2, 2 से काटा 4, 4 पंजे 20, सवाल का उत्तर आ गया 20। मैंने आपसे कहा सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और कुछ भी नहीं है, सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, हो जाएगा ना, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। एक या दो टॉपिक बचे हैं बस, मतलब इसके अंदर छोटे छोटे टॉपिक हैं, उन्हें और देख लेते हैं। एक है जैसे बोलते हैं आयलर्स फॉर्मूला या यूलर्स फॉर्मूला। ये फॉर्मूला ये कहता है एफ प्लस वी इज इक्वल टू ई प्लस टू। फॉर्मूला क्या है, एफ प्लस वी इज इक्वल टू ई प्लस टू। अब ये होता क्या है भाई, आयलर फॉर्मूला क्या कह रहा है, एफ प्लस वी इज इक्वल टू ई प्लस टू। आयलर फॉर्मूला ये कहता है कि यहाँ पे एफ का मतलब क्या है। सबसे पहले तो देखो एफ, एफ किसको डिनोट कर रहा है, एफ का मतलब है फेस, मतलब फलक। वी का मतलब है वर्टाइसिस, मतलब शीर्ष। और ई का मतलब है एजिस, एज मतलब किनारे। ठीक है, अब क्या होता है भाई, एजेस क्या होता है, वर्टाइसिस क्या होता है, ये क्या होता है, ये हमें देखना होगा। हम एक फिगर ले लेते हैं, मान लो मैं क्यूब और क्यूबॉइड की बात करूं, तो मैंने ले लिया क्यूब। ये बन गया आपका क्यूब। ठीक है, अगर इस क्यूब को आप देखोगे, क्यूब को अगर आपने देखा तो यहां पे आपको समझना होगा कि भाई इसके फेस कितने होंगे। अगर हम बोले कि सर इसके फेस अगर हम देख पा रहे हैं तो इधर दिखेगा, दूसरा इधर, तीसरा इधर, पीछे से एक, जैसे एक एक ये फेस है, एक ये फेस है, एक नीचे से दिखेगा, एक सामने से दिखेगा, एक ऊपर से दिखेगा और एक पीछे से दिखेगा। कुल मिला के अगर मैं बोलूँ कि भाई इसके फेस कितने हैं, तो आप बोलोगे सर 6 हैं। ठीक है, अगर मैं इसके वर्टेक्स देखूंगा कि बताओ भाई इसके वर्टाइसेस कितने हैं या वर्टेक्स कितने हैं, तो आप बोलोगे सर अगर मैं इसके वर्टाइसेस देखूंगा तो वो कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। वर्टाइसेस कितने निकले, 8 निकले। ठीक है, फेस कितने हैं, फलक कितने हैं, 6। इसके शीर्ष कितने हैं, 8। और अगर मुझे अब निकालना है एजेस, तो मैं बोलूंगा कि सर फॉर्मूला ये कहता है एफ प्लस वी, 6 और 8 14, 14 में से 2 माइनस कर दो, इसका मतलब ये 12 आना चाहिए। अगर हम इसे चेक करें तो देखो शीर्षों को जोड़ने वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने हैं किनारे, 12 हो गए इसके किनारे। क्लियर है, क्या हमने ये सही लिखा है। अगर इसे प्रूव करना है तो हम इसमें वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, एफ प्लस वी इज इक्वल टू ई प्लस टू। तो एफ प्लस वी मतलब 6 प्लस 8 बराबर ई प्लस टू 12 प्लस टू। ये भी वैल्यू 14 हो रही है, इसकी वैल्यू भी 14 हो रही है, हाँ या ना, ये सुनो। क्लियर है, डन है। अगर हम बात करें किसकी, अगर मैं आपसे कहूं प्रिज्म, जिसको हिंदी में भी प्रिज्म ही बोलेंगे, तो प्रिज्म का मतलब ये होता है कि नीचे कुछ भी इसका हो सकता है, ऊपर जाके, जैसे मान लो नीचे एक सर्कल है, ऊपर जाके हो गया तो ये एक प्रिज्म है। नीचे अगर एक ट्राइंगल बना दोगे, ऊपर जाके जुड़ गया, ये एक प्रिज्म है। नीचे एक स्क्वायर बना दो, ऊपर जाके इसको जोड़ दो, ये एक प्रिज्म है। सॉरी प्रिज्म लिख दिया मैंने, पिरामिड। ये क्या है, पिरामिड है, पिरामिड। अगर हम बात करेंगे प्रिज्म की, प्रिज्म का मतलब ये होगा कि ऊपर और नीचे फेस एक जैसे होंगे। जैसे अगर ऊपर सर्कल है नीचे भी सर्कल है, तो ये क्या हो गया, एक प्रिज्म। ऊपर भी एक ट्राइंगल है, नीचे भी एक ट्राइंगल है,
तो ये क्या हो गया, प्रिज्म। ऊपर भी एक स्क्वायर है, नीचे भी एक स्क्वायर है, ये क्या हो गया, प्रिज्म। तो आप समझ पा रहे हो प्रिज्म का मतलब क्या है, ऊपर और नीचे एक जैसी आकृति नजर आनी चाहिए। और पिरामिड का मतलब ये नीचे ऊपर जाके इसके सारे शीर्ष एक पॉइंट पे मिल जाए, इसके सारे के सारे एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, ये होते हैं पिरामिड, ये होते हैं प्रिज्म। तो यहां भी आपको इसमें भी पूछ लिया जाता है क्या, आइलर फॉर्मूला पे सवाल। ठीक है, अब अपन सवाल लिखते हैं, सवाल को समझेंगे, क्वेश्चन से ही समझ में आएगा आपको जो आपका प्रश्न है एग्जाम में दिया हुआ। ठीक है, या पिरामिड और प्रिज्म को देखते हैं। चलो जैसे मैंने मान लो एक ये बनाया, खत्म हो गया यार, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। ये क्या है, ये एक पिरामिड है, ये क्या है, ये एक पिरामिड है, ये एक पिरामिड है, स्क्वायर बेस, जिसका आधार क्या है, एक स्क्वायर है, जिसका आधार क्या है, एक स्क्वायर है। अगर यहां पे मैं इस पिरामिड के अंदर मुझे फेस पता करने हो, वर्टेक्स पता करना हो, एजेस पता करना हो, तो कैसे करोगे। ये एक पिरामिड है, स्क्वायर बेस पिरामिड है, इसमें अगर मेरे को देखना हो तो देखो, आप बोलोगे सर फेस कितने हो जाएंगे, क्योंकि ये स्क्वायर है तो एक तो ये दिखेगा, एक ये दिखेगा, एक ये दिखेगा, एक ये दिखेगा, और एक नीचे से दिखेगा। तो कुल मिला के कितने फेस होंगे, आप बोलोगे सर 5 फेस होंगे। अगर हम वर्टेक्स की बात करें तो नीचे के तो ये 4 कोने, 1 2 3 और 4, और एक ऊपर 5, तो वर्टेक्स आ गया 5। एजेस की बात करें तो इनको जोड़ने वाला 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना आ गया 8। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला ये कहता है, आइलर फॉर्मूला कहता है F प्लस वी इज इक्वल टू ई प्लस 2। तो यहां वैल्यू पुट करके देखो तो आप बोलोगे सर 5 प्लस 5 बराबर 8 प्लस 2। अगर ये लागू हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, हमने बिल्कुल सही फाइंड किया है। ठीक है, अगर ये लागू हो रहा है तो इसका मतलब हमने क्या किया है, इसको बिल्कुल सही फाइंड किया है। अब बात करते हैं अपन किसकी, प्रिज्म की। अगर मान लो स्क्वायर बेस्ड प्रिज्म का मैं निकालूं, आपको ऐसे सवाल आ सकते हैं अगर आएंगे तो। ये लो, अगर मुझे इसके फेस निकालने होंगे, अगर मुझे इसका फेस पता करना होगा कितने इसके फलक हैं, तो आप बोलोगे सर देखो, ये वाला पॉइंट देखोगे, एक तो फेस ये है, ये दिख रहा है, तो एक फेस ये है। इसको देखोगे तो एक फेस ये है, एक फेस ये है, और एक फेस ये वाला होगा अंदर से, दिख रहा है। 4 तो ये हो गया, एक हो गया ऊपर से जो दिखेगा, एक हो गया जो नीचे से दिखेगा, तो कुल मिला के फेस कितने हो गए, 6 हो गए 6। अगर मुझे वर्टेक्स की बात की जाए तो वर्टेक्स तो क्या होते हैं भाई, इसके शीर्ष होते हैं। तो आप बोलोगे शीर्ष तो सर ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके वर्टेक्स कितने निकल आए 8। और ई की वैल्यू कैसे निकालोगे, एजेस। अगर मुझे एजेस निकालना होगा, मुझे तो वैसे भी फॉर्मूला पता है एफ प्लस वी, इसमें से मैं 2 माइनस कर दूं तो मेरा ई निकल आएगा। तो यहीं से 6 और 8 14 में से 2 गए तो ये 12 आना चाहिए। अब इसे चेक कर लेते हैं ये 12 आ भी रहा है कि नहीं, तो चेक करेंगे तो देखो, एक तो दो शीर्षों को मिलाने वाली ये रेखा ही एजेस है, इसको और इसको ये मिला रही है, इसको और इसको ये मिला रही है, इसको इसको ये मिला रही है, इसको और इसको ये मिला रही है, ये कुल मिला के 12 होगी। तो 12 वैल्यू पुट करके देख लो, क्या हमने आइलर फॉर्मूला जो कह रहा है क्या ये हमने सटीक निकाला है कि नहीं, बिल्कुल सही। वैल्यू पुट करेंगे 6 प्लस 8 12 प्लस 2, दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, तो अगर आइलर फॉर्मूला पे सवाल आ जाए तो आपने आइलर फॉर्मूला को पढ़ रखा है, ये बहुत जरूरी चीज थी। डन है भाई, क्लियर है, बोलो भाई हाँ या ना, यस और नो। तो लगे भाई कि हाँ हमने कुछ आपको पढ़ाया और आपने कुछ पढ़ाई करी। ठीक है, चलो अब पढ़ेंगे अपन सिमिट्री, जिसको अपन बोलते हैं सममिति। ये क्या खुल गया भाई, सममिति। देखो अगर मैं सिमिट्री की बात करूं, सिमिट्री की अगर मैं बात करूं तो सिमिट्री का मतलब होता है किसी भी चीज को दो बराबर भागों में बांट देना। जैसे आपको एग्जांपल देते हैं कड़क नोट से, 500 के नोट से। पिरामिड और प्रिज्म में डिफरेंस क्या है, अरे मर गए भाई, बताओ यार, पूरी रामायण हमने पढ़ दी,
देख के डिफरेंस समझ नहीं आ रहा? ऊपर का और नीचे का दोनों बेस सेम रहते हैं प्रिज्म में, और पिरामिड में बेस अलग होगा और ऊपर ये सारे शीर्ष जाके मिल जाएंगे। ये हो गया पिरामिड। प्रिज्म में ऊपर नीचे के बेस सेम होते हैं। अब इसको देखो, ये 500 का कड़क नोट है, देखो तुमने देखा होगा नहीं, है ना? तुमने देखे नहीं होंगे। तो अगर मैं इस गांधी जी को यहां से ऐसे मोड़ दूं तो क्या ये ये देखो, मोड़ दिया हमने बीच में से, ये देखो, फाड़ेंगे क्या? क्या फाड़ेंगे भाई? ये सिमेट्री होगी। यहाँ के बीचों बीच से ऐसे लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये क्या होगा? सिमेट्री। एक दूसरे पे प्रॉपर ओवरलैप कर गया। हम चाहते थे इसको यहाँ बीच में से भी मोड़ के एक दूसरे पे ओवरलैप कर सकते थे। तो ये क्या कहलाती है? दिस इज कॉल्ड अ लीनियर सिमेट्री। दो तरह की सिमेट्री होती है, एक होती है लीनियर लाइन, रेखीय। तो अगर मैं लीनियर सिमेट्री की बात करूं तो मेरे पास में अगर कुछ भी हो, कैसा भी फिगर हो, एक्सपेंसिव एग्जांपल, वही तो यार, पता नहीं यार क्या यार, मतलब यार, मतलब क्या है? अलग करके समझा, फाड़ के। देखो, लीनियर में क्या होता है, जैसे कोई भी अगर एक फिगर है, कैसा भी एक फिगर अपन बताते हैं, तो उसमें हम बोलेंगे भाई इसमें लीनियर को हम देखते हैं तो दो होती है, एक तो हॉरिजॉन्टल होती है और एक वर्टिकल होती है। लीनियर क्या है? दो है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल को क्या कहते हैं? क्षैतिज, ये बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर, ऐसे कुछ बोलते हैं। आपको ये सब फालतू की बातें नहीं याद करनी, आपको तो सिंपल देखना है कि भाई क्या होता है इसमें। अगर मैं बात करूं ट्राइंगल की, तो भाई ट्राइंगल के अंदर, त्रिभुज के अंदर एक होता है जिसे अपन कहते हैं स्केलन ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, स्केलन ट्राइंगल, है ना? स्केलन ट्राइंगल। एक होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं, ये भुजा और ये भुजा बराबर है। एक होता है आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब ये मत बोलना कि इनकी हिंदी लिख दो सर, इसका मतलब तुम थे कहां जब हम अच्छे से इनको पढ़ा रहे थे, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। और अगर मैं आपसे बोलूं नंबर ऑफ सिमेट्री लाइंस कि इसमें लीनियर सिमेट्री कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर, अगर आप बोलोगे लीनियर सिमेट्री कितनी होगी, तो स्केलन ट्राइंगल में लीनियर सिमेट्री होगी 0। आप कहीं से भी इसमें लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते जो इसको बराबर हिस्सों में बांट दे, क्योंकि जो हिस्से बटे हुए हैं वो सिमेट्री होनी, सिमेट्रिकल होने चाहिए, मतलब एक दूसरे पे प्रॉपर ओवरलैप हो जाए। ऐसा फालतू का सवाल आ जाता है सीधा सीधा। आइसोसेलेस ट्राइंगल कितनी होगी? आप बोलोगे सर इसके बीच में से हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, तो इसमें होती है 1। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करें तो एक ये ड्रॉ हो गया, एक ये ड्रॉ हो गया और एक ये ड्रॉ हो गया। इसमें कितनी होती है? 3। 3 लीनियर सिमेट्री होगी। ठीक है भाई, क्लियर है? इस चीज को समझ लो अगर हम ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो। अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे हमने बोला सर्कल, सर्कल तो ये रहा, ये हो गया सर्कल। तो अगर सर्कल के अंदर हम बोले वृत्त, वृत्त में कितनी होती हैं, तो आप बोलोगे सर इनफाइनाइट होती हैं, अनंत होंगी लीनियर सिमेट्री। अगर मैं आपसे सर्कल कह रहा हूं, या मैंने आपसे कह दिया एक पॉइंट है, एक बिंदु है, तो कितनी लीनियर सिमेट्री होंगी? आप बोलोगे सर इनफाइनाइट, अनंत। एक पॉइंट से होकर कितनी रेखाएं गुजर सकती हैं? अनंत। अगर मैं आपसे पूछूं एंगल, एक कोण है, उस कोण में लीनियर सिमेट्री कितनी होंगी, तो आप बोलोगे सर 1। लीनियर सिमेट्री कितनी होगी? 1, 1। स्पेशल रेगुलर पॉलीगन सम बहुभुज। तो रेगुलर पॉलीगन में हमें क्या करना है? अगर हम रेगुलर पॉलीगन की बात करें तो रेगुलर पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड्स, पॉलीगन की जितनी भी भुजाएं होंगी वो बराबर होंगी किसके? नंबर ऑफ सिमेट्री लाइंस। नंबर ऑफ सिमेट्री लाइंस वो किसके बराबर होंगी? नंबर ऑफ सिमेट्री लाइंस। 3 साइड वाला पॉलीगन क्या कहलाता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। 4 साइड का पॉलीगन क्या है? स्क्वायर। 5 साइड का पेंटागन, 6 साइड का हेक्सागन। मतलब जितनी भी साइड होंगी उतनी उसमें सिमेट्री लाइन होंगी। देखो 3 साइड का पॉलीगन, 3 साइड का पॉलीगन इक्विलेटरल ट्राइंगल। 4 साइड का पॉलीगन क्या कहलाता है? मैं लिखता हूं भाई 3 साइड, 3 साइड का इक्विलेटरल ट्राइंगल। 4 साइड स्क्वायर, 5 साइड पेंटागन। आ रहा है ना समझ में? हेक्सागन, पेंटागन, जेप्टागन, ऑक्टागन। जितनी साइड होंगी उतनी ही सिमेट्री लाइन होंगी। अब बढ़ते हैं आगे। क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो सबसे पहले देखो स्क्वायर। मैंने बोला 4 साइड का पॉलीगन है स्क्वायर, तो स्क्वायर में कितनी होंगी? रेक्टेंगल, आयत, आयत में कितनी होंगी? रोम्बस,
रोम्बस में कितनी होंगी? पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में कितनी होंगी बताओ भाई। स्क्वायर में कितनी होती हैं? 4 होती हैं। रेक्टेंगल में कितनी होती हैं? 2 होती हैं। रोम्बस में कितनी होती हैं? 2 होती हैं। पैरेललोग्राम में कितनी होती हैं? 0, अंडा। मैं बात कर रहा हूँ किसकी? सिमेट्री लाइंस की। ठीक है, खत्म हो गया तुम्हारा टॉपिक, कुछ भी नहीं है अब। अगर हम ट्रपेजियम की बात करें, ये रहा ट्रपेजियम, इसमें कितनी होंगी? आप बोलोगे सर 0। लेकिन अगर आपका ट्रपेजियम, कंडीशन क्या है? कंडीशन यह है कि अगर आपका ट्रपेजियम आइसोसेलेस है, आइसोसेलेस का मतलब यह है कि अगर आपके ट्रपेजियम की नॉन पैरेलल साइड की, ये दोनों नॉन पैरेलल साइड बराबर हों, ये वाली साइड और ये साइड, अगर आइसोसेलेस ट्रपेजियम होगा तो फिर आप बोलोगे सर सिमेट्री लाइन 1 होगी। एक सवाल आएगा फालतू का, एक सवाल आएगा फालतू का, बिल्कुल, काइट, कितनी सिमेट्री लाइंस होंगी? 1। डन है। पेंटागन में लाइन ड्रॉ करके बता दो क्या हो जाएगा उससे। लो ये पेंटागन हो गया। यहां से इसका ये जो पॉइंट है ना, ऐसे देखो, एक तो ये जाएगी, एक इस पॉइंट से होकर जाएगी, एक इस पॉइंट से होकर जाएगी, एक इस पॉइंट से होकर जाएगी, और एक इस पॉइंट से होकर जाएगी, ऐसी जाएगी 5। ठीक है, ऐसे तो बहुत हो सकते हैं। अगर मान लो कोई स्टार बना दूं मैं, ये मैंने बना दी, तो ये क्या बन रहा है? इसको देखना स्टार को, हेक्सागन, तो कितनी हो जाएंगी? 6। आ रही है ना बात समझ में? सॉरी, पेंटागन है, 1 2 3 4 5, 5 है, तो इसमें कितनी होंगी सिमेट्री लाइन? 5। इसमें कितनी होंगी? 5। ये सब तो फालतू की चीजें हैं, अब तुम क्या, हेक्सागन है ये, इसमें कितनी होंगी? 6। हेक्सागन में कितनी होंगी? 6, क्योंकि भुजाएं कितनी है? 6 है। डन है भाई? ओके, चलो अब एक और आता है जिसको अपन बोलते हैं रोटेशन सिमेट्री। रोटेशन, घुड़मड़, रोटेशन सिमेट्री। रोटेशन सिमेट्री की अगर बात करें तो सीधी बात है, किसी ना किसी एंगल पे वो घूम रहा होगा, और एंगल फाइंड करने का तरीका होता है 360 अपॉन नंबर ऑफ रोटेशन। या मैं ये कह सकता हूं कि अगर मुझे कोण पता करना है, अगर मुझे कोण पता करना है तो कोण बराबर किसके? 360 डिग्री बटे घुर्मण की संख्या। आ जाता है एक सवाल, याद रखना, बहुत ही सिंपल सवाल आता है। हम शुरुआत करते हैं किससे? कोई ट्राइंगल से। मैं तो मैं काम कर देता हूँ, ऐसे बना देता हूँ, ये रहा स्केलन ट्राइंगल, ये रहा एक आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये रहा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, तीनों भुजाएं जिसकी बराबर हो, जिसकी 2 साइड बराबर हो, स्केलन आइसोसेलेस इक्विलेटरल। इसमें रोटेशन सिमेट्री होती है 3, इसकी रोटेशन सिमेट्री होगी 1, और इसकी रोटेशन सिमेट्री होगी 1। हमेशा इस बात को याद रखना कि रोटेशन सिमेट्री कभी भी 0 नहीं होगी, रोटेशन सिमेट्री कभी भी 0 नहीं होगी। अगर मुझे एंगल की बात करनी थी, जैसे यहां पे था ना एंगल, कि भाई इक्विलेटरल ट्राइंगल किस किस एंगल पे घूमता है, तो आप बोलोगे रोटेशन 3 है, इसका मतलब 360 डिग्री, फॉर्मूला यही है, घुर्मण की संख्या 120 डिग्री। तो आप कह सकते हो कि सर 120 डिग्री पे ये सेम दिखेगा, इसके बाद 240 डिग्री पे ये सेम दिखेगा, और उसके बाद 360 डिग्री पे ये सेम दिखेगा। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? बोलो भाई। ठीक है, तो ये भी सवाल आपसे कर लिया जाता है, इस बात को याद रखना। जैसे मान लो इसके नीचे मैं स्क्वायर का लिख दूं, स्क्वायर, ये रहा स्क्वायर, है ना, चारों साइड जिसकी बराबर है, पॉलीगन है ये। तो यहां पे मैं नंबर ऑफ आपसे पूछूं कि कितना होगा रोटेशन सिमेट्री, तो आप बोलोगे 4। और अगर यहीं से 360 डिग्री बटे 4, इसका मतलब 90 डिग्री, तो ये कहां 90 डिग्री पे सेम दिखेगा, उसके बाद 180 डिग्री, उसके बाद 270 डिग्री, और उसके बाद 360 डिग्री। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? तो एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला है 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ रोटेशन। तो ये हमको तो सवाल ये आ जाता है इसमें कितने रोटेशन सिमेट्री है। खत्म, टाटा, गया, गुड बाय। रेक्टेंगल, कितनी रोटेशन सिमेट्री होंगी बताओ? रोम्बस, कितनी रोटेशन सिमेट्री होंगी? पैरेललोग्राम,
कितनी रोटेशन सिमेट्री होंगी? ट्रपेजियम कितनी रोटेशन सिमेट्री होंगी? और काइट? चलो याद कर लेना, रेक्टेंगल में रोटेशन सिमेट्री होती है दो, रोम्बस की रोटेशन सिमेट्री होती है दो, पैरेललोग्राम की रोटेशन सिमेट्री होती है दो, ट्रपेजियम की होती है एक, और काइट की होती है एक। ठीक है, इन पे डायरेक्ट सवाल आ जाते हैं, है ना? इस पे डायरेक्ट सवाल आ जाते हैं, सीधे सीधे सवाल आ जाते हैं। ओके डन है। सर्कल की कोई पूछे सर्कल में कितनी रोटेशन सिमेट्री होंगी, तो आप बोलोगे इनफाइनाइट। चलो यही तुम्हारा ये टॉपिक खत्म होता है। मंडे से तुम्हारी क्लास होगी, मंडे को हम शुरुआत करेंगे नए टॉपिक की। प्रोबेबिलिटी हो गया, सेट्स एंड डाइसेस बचा हुआ, उसके बाद अर्थमेटिक है। मैं चाह रहा हूं कि आप सीधा अर्थमेटिक से शुरुआत करो, परसेंटेज से शुरुआत करेंगे अपन। ठीक है, तो मंडे से पढ़ेंगे। मान के चलो मई के एंड तक मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा, मई एंड तक मैं फ्री कर दूंगा आपको। उसके बाद आप आराम से बढ़िया तरीके से अपने रिवीजन करिएगा, या रिवीजन तो साथ साथ करिए, मई एंड तक का तो ना वेट करोगे। बाय बाय, थैंक यू।